डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित है ये कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें हम बातचीत करते हैं स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसके बारे में। विशेषज्ञ मेहमान होते हैं जो विषय के बारे में हमें पूरी जानकारी देते हैं। साथ ही ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, इसलिए आप भी सीधे सीधे अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जहां तक बात है, हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि कुछ लोग उससे चिंतित हो गए हैं। कुछ लोगों की मौत हुई है एक ऐसी बीमारी से जिसका नाम बहुत ज्यादा नहीं सुना। हालांकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी पहचान काफी पहले हो चुकी थी। 1916 में जीबीएस की पहचान हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद हम और आप इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। इसलिए कुछ लोगों में घबराहट हो गई इस खबर के बाद। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज़रूरत है इस बीमारी के बारे में जानने की। तो ये किस तरह की बीमारी है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उपचार संभव है या नहीं, इन तमाम विषयों पर आज के इस कार्यक्रम के दौरान हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषय पर। आज स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम बात करेंगे किलियन बेरी सिंड्रोम, लक्षण और उपचार, इस विषय के बारे में। तो इस बीमारी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान हैं, उनसे तो परिचय कराएंगे ही, लेकिन आप भी अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं इसके बारे में तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061 टोल फ्री नंबर है, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। और जैसा कि हमने आपको बताया, विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आइए आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर आशीष दुग्गल, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आयुष अग्रवाल हैं, सहायक प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स अस्पताल, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो विशेषज्ञ मेहमानों से जानेंगे हम जीबीएस के बारे में और क्यों इसे असेंडिंग पैरालिसिस भी बोलते हैं, क्या कारण है इसके और इसका उपचार किस तरह से हो सकता है। तमाम बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
जी हाँ, तो हमारे AI एंकर भूमि और कृष के जरिए आपने जाना GBS के बारे में। आइए अब हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट से जानते हैं इसके बारे में। तो डॉक्टर दुग्गल सबसे पहले समझाएं हमें GBS ये होता क्या है, किस तरह का सिंड्रोम है ये एक जैसे बताया गया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। तो जो हमारे नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हाथों में, पैरों में, और जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम वगैरह है, जो हमारा खाने का एपरेटस है, वहाँ पे जो नर्व सप्लाई करती हैं, उनमें से कोई भी किसी भी तरह की नर्व्स में सूजन आ सकती है। आमतौर पे जैसे कोई इन्फेक्शन होता है, पेट का इन्फेक्शन हुआ या वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोविड हुआ, इसके बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, कुछ पदार्थ बनाती है जो अपनी ही नर्व्स के अगेंस्ट काम करने लगते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से नर्व्स में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वो नर्व्स जो हैं ठीक से काम नहीं करती हैं और वीकनेस आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से हो सकती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है। कई बार कुछ लोगों में बहुत हल्के सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। वो हर आदमी का डिफरेंट रहता है, अलग रहता है मैकेनिज्म। तो उसकी वजह से ये जो है बीमारी, जिसको हम GBS कहते हैं, जैसे आपने बताया करीब 100 साल से ऊपर से ये बीमारी हम लोग जानते हैं और हम लोग देखते रहते हैं, मरीज आते रहते हैं, तो ये रहता है। बिल्कुल, इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे आगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी नंदस्वरूप जी बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी जी। से। मैं जानना चाहता हूँ कि बेलियन बेविस सिंड्रोम की जो बीमारी है, ये कोई विशेष मौसम में या किस विशेष उम्र में या विशेष परिस्थितियों में ये किस समय अटैक करती है, इसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, डॉक्टर आयुष आप जवाब देना चाहेंगे इसके बारे में? जी ज़रूर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और इसका कोई जो स्पष्ट जवाब नहीं है। जवाब बस ये है कि जब भी इन्फेक्शन बढ़ते हैं, ज़्यादातर ऐसा पाया गया है जैसे बारिश के मौसम में बहुत वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो जो ठहरे हुए पानी में पाया गया है कि मॉस्किटो की नंबर बढ़ जाते हैं, तो उनसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन फैल जाते हैं। बाकी बारिश की वजह से गंदगी पानी में मिलने से अगर आप अपने हाथ ढंग से ना धोएं तो उसकी वजह से पेट की बहुत सारी इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की बढ़ोतरी हमारे देश में बारिश के मौसम में पाई जाती है। उसी वजह से ऐसा कॉमन है कि GBS के केसेस, गियां-बारे सिंड्रोम जिसे कहते हैं, वो भी उस समय मॉनसून में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाड़े के मौसम में नहीं होते या गर्मी के मौसम में नहीं होते, सब में होते हैं। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि किसी एक मौसम में जहाँ सबसे ज़्यादा इसका नंबर ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो शायद वो बारिश के मौसम में होगा। तो उस समय एहतियात ज़्यादा बरतने की आवश्यकता, किस तरह की एहतियात बरत सकते हैं इसके बारे में भी बातचीत करेंगे आगे। लेकिन इस बीच डॉक्टर दुग्गल आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि GBS को एसेंडिंग पैरालिसिस भी कहा जाता है? जब ये GBS पहली बार जब पता चला था, तब ऐसा देखा गया था कि पहले वीकनेस जो है, कमजोरी है जो पैरों में आती है, और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। परंतु जैसे जैसे समय बदला और केसेस आए, पता चला, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ये चेहरे से शुरू हो सकती है, तो सिर्फ चेहरे पे वीकनेस आ सकती है और बाद में हाथों पैरों में आ सकती है। अच्छा। ऊपर अपर हाथों से शुरू हो सकती है और फिर पैरों में जा सकती है। कई बार कुछ लोगों को सिर्फ गर्दन में कमजोरी हो सकती है या खाना निगलने में कमजोरी दिक्कत हो सकती है। तो ये आमतौर पे ज़्यादातर लोगों में नीचे से शुरू होकर ऊपर आती है, तो इसलिए इसको असेंडिंग बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल दूसरे तरह के बहुत सारे वेरिएंट हैं इसके, तो उनमें वीकनेस कहीं से भी शुरू हो सकती है। कई बार सिर्फ आंखें बंद करने में कमज़ोरी होती है। अच्छा। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। तो डॉक्टर आयुष हमें ये बताइए कि इसके लक्षण क्या मुख्य तौर पर कमज़ोरी आना ही है, या और भी कुछ लक्षण है जिसके आधार पर पहचान की जा सकती है इस बीमारी की? इस बीमारी का मुख्य लक्षण कमजोरी ही है। जैसे कि डॉक्टर दुग्गल ने बताया, ज्यादातर ये कमजोरी पैरों से शुरू होती है और बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाती है। जी। होता है, मरीज बोलते हैं कि हम एक दिन उठे, हमें लगा कि हमें उकड़ू बैठ के उठने में, जीना चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगी। अगले दिन तक हाथ ऊपर उठा के काम करने में दिक्कत होने लग गई। और अगर बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है तो हमारी जो सांस लेने वाली जो मुख्य मसल है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, वो भी एक मसल है, तो उस पर भी असर आ जाता है। तो जब उस पर असर आता है तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इसी
इसीलिए हम मरीजों को ये सलाह देते हैं कि अगर आपको ऐसी कमज़ोरी हो जिसमें बहुत तेज़ी से वो बढ़ने लगे तो तुरंत अस्पताल आए, क्योंकि GBS का इलाज है। और इलाज ही नहीं है, जितनी जल्दी वो इलाज शुरू हो उतना ज़्यादा ऐसा लाइक्लीहुड है कि मरीज़ उतना जल्दी और उतना ज़्यादा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो ज़रूरत ये है कि समय रहते पहचान हो और जो मरीज़ है वो डॉक्टर के पास पहुंचे इलाज के लिए। लेकिन डॉक्टर दुग्गल, हम ये भी तो देखते हैं कि आम तौर पर हमें कई वजहों से कमज़ोरी हो जाती है, तो हम कैसे समझें कि ये जो कमज़ोरी हम महसूस कर रहे हैं ये कुछ अलग है या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना है? क्योंकि आमतौर पर हम एक आध दिन देख ही लेते हैं, कुछ टॉनिक ले लेते हैं या कुछ खान पान में इस तरह का बदलाव कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आराम मिल जाए या ताकत आ जाए, तो कैसे हम अंतर करें? देखिए, एक तो कमज़ोरी रहेगी तो उसमें जैसे डॉक्टर आयुष ने बोला, उठ के बैठने में दिक्कत होगी, नीचे से उठ के बैठने में दिक्कत होगी, हो सकता है चप्पल निकलने लग जाए पैरों से। अच्छा। या चप्पल में पैर घुसाने में दिक्कत हो। इसके साथ कुछ सुनपन के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो पैरों में झंझनाहट हो सकती है, सुनपन हो सकता है जी। और जो अगर ये ऐसा लगे कि कमज़ोरी जैसे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे भी डॉक्टर आयुष ने कहा तेज़ी से बढ़ रही है, अगर मान लीजिए 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपकी कमज़ोरी एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अच्छा। तो खास तौर पे आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचे। क्योंकि आमतौर पे जो कमजोरी बुखार वगैरह की वजह से, क्योंकि इसमें भी पहले हो सकता है कुछ बुखार रहे, अच्छा। बुखार के बाद ऐसी कमजोरी आनी शुरू हो, बट जो बुखार की कमजोरी होती है वो हल्की कमजोरी होगी, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर कमजोरी नहीं होगी और वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, वो रुक जाएगी, धीमे होगी। जब एकदम से तेज़ी से बढ़ी कि एक दिन पैर में दिक्कत है, दूसरे दिन हाथ में दिक्कत है, अच्छा। उस केस में बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी पहुँचें। और अगर साथ में कुछ सुनपन, झंझनाहट हो रही है, चेहरे पे कमजोरी आ रही है या गर्दन उठाने में दिक्कत हो रही है, मान लीजिए लेटे हैं और गर्दन नहीं उठा पा रहे, ये सब लक्षण हैं जो बताते हैं कि शायद ये GBS हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं ताकि लक्षण जो है वो जो मरीज है या जो लोग हैं वो आसानी से पहचान कर सके। तो डॉक्टर आयुष, जो पाँव की कमज़ोरी है या उठने में दिक्कत हो रही है ये तो हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन गर्दन की कमज़ोरी से हम क्या समझे? आँखों को आपने बताया कि उठाने में भी दिक्कत हो सकती है, ये चीज़ें, चेहरे की कमज़ोरी, ये हम आसानी से नहीं समझ पाते। आँखों, ये सुनने में लगता है कि मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे गर्दन उठाने की कमज़ोरी, आप बिस्तर से जब उठते हैं लेटे से, तो सबसे पहली चीज़ जो इंसान करता है वो अपनी गर्दन ही उठाता है। आप तकिए से जब तक से अपना सर नहीं उठाओगे तब तक बाकी शरीर आप उठाते ही नहीं हो। तो मरीज़ जिनकी गर्दन कमज़ोर हो जाती है अचानक से, वो बोलते हैं कि जब हम बिस्तर से हमने उठने की कोशिश करी तो हमारा गर्दन तो ऐसे हो गया जैसे हमसे उठ ही नहीं रहा, गर्दन की ताकत खत्म हो गई। यूजुअली ये गर्दन की कमजोरी होती है। मैं आप बैठ के अभी बात कर रहे हैं, जिनको गर्दन की कमजोरी है वो अपनी गर्दन को स्थिर नहीं रख पाएंगे, वो अपने हाथ से गर्दन को सहारा देंगे या पीछे सर टिका लेंगे क्योंकि उनसे गर्दन सीधी नहीं रखी जा रही। ऐसे ही जब आप अगर शीशा देखेंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी एक तरफ चेहरा खिंच गया है। आप जब मुस्कुरा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो आपका एक तरफ का होंठ चल नहीं रहा है, एक तरफ का होंठ चल रहा है या दोनों ही कम चल रहे हैं। आप जब अपनी आंख बंद कर रहे हैं तो आप देखोगे कि एक तरफ की आंख तो पलक गिरी, दूसरी तरफ की पलक बंद ही नहीं हुई। तो ये सब चीजें अगर मरीज खुद ना नोटिस करे तो परिवार वाले, संगी साथी तो पकड़ ही लेते हैं कि तुम्हारे चेहरे में कुछ बदलाव नजर आ रहा है जो सामान्य नहीं है। तो ऐसे में तुरंत जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गीसा लाल जी अजमेर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी, गीसा लाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। ये आदम पड़ता है मेरा जी। ये आंख भी बंद होती है। अच्छा, आंखें नहीं बंद होते, ठीक है। हाँ जी। और क्या समस्या आ रही है? भाई ये समस्या ज्यादा है ये। जी डॉक्टर दुग्गल, कुछ पूछना चाहेंगे आप भी? क्या आपने क्या कहा, आपकी आंखें बंद नहीं होती? आंख बंद हो जाती है, ऑपरेशन भी करा लिया मैंने। क्या कह रहे हैं? गीसा लाल जी, हमें साफ साफ बताइए क्या हो रहा है? आंखें फड़क रही है? आंख फड़कती है और आंख बंद हो जाती है। अच्छा, और आंख फिर खुलती नहीं है शायद आपकी? कितने समय से ये दिक्कत हो रही है? खुलती है लेकिन 2-3 दिन हो गए सर।
तो इनको शायद मतलब ये अलग है, GBS नहीं है। ठीक है। इनको शायद ब्लेफरोस्पाज्म करके एक बीमारी होती है जिसमें आंखें बंद हो जाती हैं और फिर उसको खोलने में मुश्किल होती है, क्योंकि हमारी जो आंखों की मसल्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं और वो खोलने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए मतलब ये किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से, और कुछ इंजेक्शन लगता है बोटॉक्स का। अच्छा। तो उससे फिर वो आंखें खुल जाती हैं, बट वो बार बार लगवाना पड़ता है, हर 3 महीने में 4 महीने में एक बार लगवाना पड़ता ठीक है, लेकिन उपचार संभव है उपचार इसका। संभव है। बिल्कुल। तो घिसालाल जी, अच्छा यही होगा कि जल्द से जल्द आप जो भी न्यूरोलॉजिस्ट है आपके नज़दीकी, उनसे संपर्क कीजिए और उपचार कराएं। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी GBS के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं GBS के बारे में, उसके लक्षण और उपचार की बातचीत हो रही है। इस बीच आप अपने सवाल पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए। इस वक्त भिवाड़ी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कॉलर, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। कृपया टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए रोशन लाल जी, बातचीत में रुकावट आएगी। रोशन लाल जी, मेरी आवाज़ मिल रही है क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी, टीवी की आवाज़ कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। अरे टीवी को बंद कर दूं? जी जी, सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें। जी जी। हाँ जी मैडम जी, बोलो। अपना सवाल पूछ सकते हैं अब आप। मेरा सांस लेने में दिक्कत है, 5-6 महीने से आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है। 5-6 महीने से क्या समस्या आ रही है? सांस फूल रहा है, जो है आपने लाइन वगैरह पानी लगाने जाता हूँ ना, मैं वेट उठाता हूँ, जी जी, उस टाइम में वेट उठाने में सांस फूल जाता है। ठीक है। आपकी उम्र क्या होगी रोशन लाल जी? मेरी तो होगी जी 46। ठीक है। डॉक्टर आयुष बताएं क्या कर सकते हैं ऐसे में? रोशन लाल जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको GBS नहीं है। दूसरा, अगर आपकी सांस फूलती है तो आपको अपने आसपास जो विशेषज्ञ हैं उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि सांस फूलना केवल, और जब कोई और दिक्कत नहीं और केवल सांस फूले तो ज़्यादातर ये बताता है या तो आपको फेफड़ों की कोई बीमारी है या तो हृदय रोग है। तो आपको तुरंत अपने पास में किसी एक विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और जैसा भी वो बताएं वैसा करना चाहिए, लेकिन ये आपको GBS के संकेत नहीं है। जी रोशन लाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दुग्गल, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 या जीका वायरस से किस तरह का कोरिलेशन है इसका GBS का? हाँ, तो जब कोविड फैला था, फिर जीका फैला था, जीका पहले आया था जी। तो जीका वायरस और कोविड दोनों वायरस हैं, जैसे उनकी वजह से, जैसे मैंने पहले बताया था, वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ हमारी बॉडी जब फाइट कर रही है तो कुछ एंटीबॉडीज बनाती है जो वायरस को ख़त्म करने के काम आती हैं। बट उसके साथ साथ वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सिर्फ वायरस को नहीं अटैक करती, कभी कभी वो हमारे बॉडी के अपने पार्ट्स को भी अटैक करती हैं, तो नर्व्स को अटैक कर सकती हैं। तो कोविड जब फैला था, कोविड की वजह से भी काफ़ी केसेस आए थे GBS के, जीका के साथ भी GBS के केसेस आए थे। अच्छा। तो इसी तरह और भी वायरस हैं जिनके साथ, जैसे इन्फ्लुएंजा है, और भी वायरसेस हैं, उनके साथ भी GBS के केसेस आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जब फाइट कर रही है वो एंटीबॉडीज़ जो हैं सिर्फ वायरस के खिलाफ नहीं जा रही, कुछ उसको हम मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं। तो वो एंटीबॉडी इस तरह से बनती है कि हमारी बॉडी की अपने पार्ट्स को, नर्व्स को, स्पाइनल कॉर्ड को, सबको अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से GBS हो सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर आयुष, हमें ये बताइए कि जैसे कि हमारी ही एंटीबॉडीज़ जो है वो कई बार हमारे शरीर के अगेंस्ट में, इसके खिलाफ काम करती है, तो वहीं कुछ अच्छे एंटीबॉडीज़ भी तो होते हैं कि उनको बढ़ाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए भी क्या कुछ किया जा सकता है? मैडम, एक्चुअली
एंटीबॉडी जो होते हैं बाय डेफिनिशन वो बाहर के जो भी अनवांटेड कीटाणु हैं उन्हें हटाने का काम करते हैं जी। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ बीमारियां जिनको हम ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं, जिसमें शरीर की एंटीबॉडी खुद को ही पहचानने लग जाती है और उन्हें अटैक करने लगती हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। ये बीमारियां केवल न्यूरोलॉजिकल नहीं होती, बाकी सारे सिस्टम्स में भी होती है। तो ऐसे केसेस में फिर हमें उनका इलाज करना पड़ता है और उसमें हमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन एक्चुअली थोड़ा कम करना पड़ता है। जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अटैक कम हो जाएगा। जब अटैक कम हो जाएगा तो जो उसके संकेत हैं, जो उसके सिम्टम हैं, वो ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। वंदना श्री कृष्णा जी महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वंदना जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी वंदना जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ बोला जी, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, तो मेरा सवाल ये है दीदी कि हमको डबल होती है ये बीमारी, पहले बार हो चुकी है। जीबीएस हो चुका है आपको? हाँ हो चुका है पहले। ठीक है, तो 2 साल हो गए। अच्छा, हाँ अब आगे क्या जानना चाहते हैं? तो आगे ये जानना चाहते हैं कि डबल हो सकती है कि ये अभी तबीयत अच्छी है? ठीक, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका वंदना जी। डॉक्टर दुग्गल जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि आप बता समझ नहीं पाया क्या कहा? उनको 2 साल पहले हो चुका है जीबीएस, अच्छा। क्या ये वापस से हो सकता है? तो बहुत कम चांस है कि दोबारा से हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है। तो आमतौर पे रिकरेंट जीबीएस हम उसको कहते हैं, तो मतलब 1 से 2% लोगों में ऐसा हो सकता है। और अगर बार बार हो रहा है तो फिर हमको देखना पड़ता है कि कहीं कुछ और तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, आमतौर पे ये आंधी की तरह आता है और चला जाता है, और आमतौर पे ये दोबारा नहीं होता। अच्छा, तो डॉक्टर आयुष देखिए, इस बात से तस्दीक भी हो रही है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये बीमारी जो है और इसके जो केसेस हैं वो आते रहे हैं। और इसके साथ ही उपचार की बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर आयुष की, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? जैसे डॉक्टर से संपर्क कर लिया, हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है, हमने डॉक्टर से संपर्क किया, अब आगे क्या? तो इसमें जो उपचार है वो 2 तरीके से हो सकता है। एंड जैसा मैंने पहले बोला था, उपचार जितना जल्दी शुरू हो उतना ज़्यादा फायदा करता है। और जो 2 उपचार हैं उसमें एक होता है जिसमें हम इंजेक्शन चढ़ाते हैं, जिसको इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन शॉर्ट फॉर्म में IVIG कहते हैं। लेकिन वो उपचार केवल जब संकेत शुरू हो उसके बाद पहले 2 हफ्ते में ही किया जा सकता है। अच्छा। अगर आपके संकेत शुरू होने के बाद 2 हफ्ते निकल चुके हैं तो उस उपचार से कोई लाभ नहीं मिलता। दूसरा एक उपचार है जिसे हम प्लाज्मा एक्सचेंज कहते हैं, जो जैसे आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनका डायलिसिस किया जाता है जी। उसी में डायलिसिस के प्रकार का ही एक ये उपचार है, जिसमें डायलिसिस जैसी एक मशीन में एक पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं और उसके खून में जो ये एंटीबॉडी हैं जिसकी वजह से ये संकेत हो रहे हैं मरीज को, उसे फिल्टर करके हटा देते हैं। जैसे डायलिसिस एक दिन छोड़ के करी जाती है, वैसे ये उपचार ज्यादातर 4 से 5 साइकिल में किया जाता है। अच्छा। एक दिन छोड़ के। अच्छा। ये वाला उपचार हम ज्यादातर 3 से 4 हफ्ते के बाद भी कर सकते हैं, संकेत होने के बाद। ठीक है, और इसे कहते क्या है? इसको प्लाज्मा एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। तो 2 तरह के उपचार है, यानी कि उपचार बिल्कुल संभव है। जरूरी नहीं है कि जो स्थिति है वो इतनी घातक हो जाए कि मृत्यु तक ही पहुंच जाए, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो जाती है जब इस तरह की नौबत आ जाती है, ये भी हम जानेंगे इस कार्यक्रम में। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। मदन लाल जी बरेली उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो मदन लाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहता हूँ कि पैरों में झंझरोटी बजती है और आँख से, और जो पैरों की जांग है पीछे उसमें धुआं सा निकलता है, गरम गरम धुआं सा मालूम पड़ता है। जी, डॉक्टर आयुष कुछ पूछना चाहेंगे? मदन लाल जी, आपकी उम्र क्या है? उम्र है 54 साल जी। आपको कोई और बीमारी है क्या, जैसे शुगर, BP, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी है क्या? ऐसा शुगर थी, तो शुगर तो नियंत्रण में आ गई 150। ये खाली पेट वाली? 300 हो गई थी शुगर, और पीलिया सही हो गई, पीलिया भी थी।
तो मदन लाल जी, आपके जो शुगर 150 है, ये खाली पेट वाली है कि खाने के बाद वाली? खाने के बाद वाली है ये 150। तो मदन लाल जी, ऐसा लगता है मुझे कि आपको ये जो नसों का प्रॉब्लम है, ये जिनका शुगर की बीमारी अच्छे से कंट्रोल ना हो तो उनके नसों पे असर आ जाता है, उसकी वजह से ये संकेत होने लगते हैं। तो इसकी अगर आपको दवा दी जाएगी तो आपके ये जो संकेत हैं ये ठीक हो जाएंगे। तो आप अपने आसपास किसी विशेषज्ञ से मिल सकते हैं और इसका इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल मदन लाल जी, उम्मीद है ज़रूर आप इस सुझाव पर अमल करेंगे और समस्या जल्द से जल्द दूर होगी। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दुग्गल आपसे जानना चाहेंगे कि जीबीएस जो है वो किस तरह के लोगों में आमतौर पे होने की संभावना ज़्यादा है? क्या कोई ख़ास वर्ग है, कोई आयु वर्ग है, या कि जिनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है? क्या इस तरह की परिस्थितियों में ये ज़्यादा चांसेस हैं? नहीं, ये किसी को भी हो सकता है, तो किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक। और आमतौर पे जैसे ज़्यादा सबसे जो, वैसे तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं मालूम क्यों हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमको पता है वो है कि इन्फेक्शन के बाद ये हो रहा है। तो जिन लोगों को इन्फेक्शन होगा, पेट का वायरल इन्फेक्शन होगा, उनमें ये होने का चांस सबसे ज़्यादा है जी। तो ये कोई हेपेटाइटिस का वायरस होता है उससे भी हो जाता है, किसी भी वायरस इन्फेक्शन से, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई खास वर्ग है जो इसकी चपेट में आ जाता है, कोई भी इंसान आ सकता है। तो इसलिए हम सबको ही सतर्क रहना चाहिए और साफ सुथरा खाना खाना चाहिए और इन्फेक्शन से बचना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर आयुष, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने उपचार की बात की, तो उसमें जो पहला पड़ाव, जो पहला चरण है वो आपने बताया IVIG, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये इंजेक्शन जो है वो लगवाना होता है। उसका असर कितने देर में होता है और उसके बाद आगे क्या? ज़्यादातर जब IVIG लगता है तो IVIG का भी डोज हम ऐसा नहीं है कि तुरंत लगा देते हैं। उसका जो टोटल डोज है वज़न के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद इंसान के वज़न के आधार पे, इंसान के वज़न के आधार पे, और उसके बाद वज़न के आधार पे जो टोटल डोज आता है उसे 5 हिस्सों में बांट के 5 दिन पे बराबर बराबर दिया जाता है। ठीक। जैसे अगर कोई 50 किलो का है तो उसका जो डोज होता है 2 ग्राम पर किलोग्राम होता है, तो 100 ग्राम की डोज हो जाएगी। तो 5 दिन 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम ऐसे करके दे देते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा पाया गया है कि जब IVIG लगना शुरू होता है तो जब 5वां दिन होता है इंजेक्शन का, चौथा 5वां, तब तक थोड़ा असर आने लगता है। और जब इंजेक्शन खत्म होने के 5 से 7 दिन बाद मैक्सिमम इफेक्ट आ जाता है। जी। तो डॉक्टर दुग्गल, ऐसा भी हो सकता है कि इंजेक्शंस लगाने से ही उपचार हो जाए और फिर प्लाज्मा एक्सचेंज की ज़रूरत ही ना पड़े? आमतौर पे हम जो करते हैं या तो IVIG देते हैं या प्लाज्मा देते हैं। IVIG देने के बाद अगर हम प्लाज्मा करेंगे तो जो हमने वो IVIG दिया है वो निकल जाएगा। तो हम आमतौर पे IVIG के बाद प्लाज्मा एक्सचेंज जो है वो आमतौर पे हम नहीं करते हैं। अच्छा। तो जैसे डॉक्टर आयुष ने बताया कि अगर 5 से 7 दिन के अंदर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा तो वो भी ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली मरीज ठीक हो जाएगा, वो रुक जाएगी, बीमारी थम जाएगी। और उसके बाद इसमें डिपेंड करता है कि इनिशियली कितनी तेज सीवियर बीमारी थी, कितनी ज़्यादा वीकनेस थी, उसके हिसाब से धीरे धीरे रिकवरी होगी। जी। और कितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास आए हैं और आपका उपचार शुरू हुआ है, ये महत्वपूर्ण। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप जल्दी जाएं, क्योंकि जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा तो जल्दी रिकवरी होगी। ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी नर्व्स, अगर ज़्यादा नुकसान हो गया तो फिर IVIG उतनी अच्छी रिकवरी नहीं करा पाएगा। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। रवि कुमार जी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैम ऐसा है ना जी, बता रहे ना जी हम सुन रहे हैं आपको, टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा। मैम ऐसा है ना, थोड़ा जो है जो मतलब आज से 4 या 5 दिन हुए हैं। ठीक है। थोड़ा खांसी और जो है पैरों में दिक्कत हो रही है। ठीक है। और जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है डॉक्टर दुग्गल, क्या लग रहे हैं ये लक्षण आपको? सर से बात करनी थी। और जो है एक छोटी लड़की है जो मेरी, जो उसको भी दिक्कत हो रही है, जो सर जो नाक से पानी आ रहा है। अच्छा। तो ये तो रवि जी, ये तो लग रहा है कुछ वायरल है, वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से खांसी जुकाम है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप फ़ौरन जल्द से जल्द आसपास जो भी डॉक्टर है वहाँ जाएं, ताकि वो आपको एग्जामिन करके देख सकें कि आपका जो इन्फेक्शन है सिर्फ गले से नीचे लंग्स में तो नहीं चला गया है और कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है। तो आपको जल्द से जल्द दिखा लेना चाहिए अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो।
बिल्कुल रवि जी, ज़रूर इस सुझाव पर अमल करें और समस्या आपकी जल्द से जल्द दूर होगी, ऐसे हम कामना करते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम स्वस्थ किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देख रहे हैं आप कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं जीबीएस के बारे में, इसके लक्षण और उपचारों के बारे में बातचीत हो रही है। अगर आप भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो जीबीएस के उपचार पर हमारी यहाँ पर बातचीत हो रही थी। डॉक्टर आयुष, जैसे कि बातचीत में बताया भी कि इसमें वक्त लग सकता है, तो कितना वक्त इसमें लग सकता है और इस दौरान मरीज को और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये बहुत आम है जो हमसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हम समय से आ गए, हमें IVIG लग गया या प्लाज्मा एक्सचेंज हमारा हो गया, लेकिन अभी भी हमारा मरीज तो चल नहीं पा रहा। तो ये समझना ज़रूरी है कि इस उपचार के अलावा एक तो इस उपचार से जो असर आएगा उसमें थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है। कोई मरीज हो सकता है ठीक होने में 1 महीना लगा है, किसी को 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं। दूसरा, इस इलाज के अलावा मरीज की फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर जिसके हाथ या पैर नहीं चल रहे हैं ज़्यादा, वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो उसका शरीर वैसे ही अकड़ जाता है। तो चाहिए कि जैसे भी हमारे हाथ पैर की जितने भी मूवमेंट होते हैं उसकी वैसे एक्सरसाइज हो सके। तो हमारे पंजे भी पैर के चले, हमारी जांघें भी चले, हमारा कंधा भी चले, हमारी बाजू भी चले, तो ये गर्दन भी, तो ये सारी एक्सरसाइज होती रहती है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी जो मसल है वो स्टिफ नहीं होती, वो मसल आपकी काम करती रहती है, खराब नहीं होती। अगर आप मांसपेशी का इस्तेमाल नहीं करते, वो गल जाती है, आपका शरीर एकदम कमजोर हो जाता है। दूसरा, क्योंकि आप बिस्तर में करवट नहीं ले सकते, अपने हाथ पैर नहीं चला सकते, वो वैसे ही लेटे लेटे जख्म बनने लग जाते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बेड सोर कहते हैं। जी। अगर वो बेड सोर बन जाता है या प्रेशर सोर बन जाता है तो उसकी वजह से रिकवरी और कम हो जाती है। साथ में उसका इन्फेक्शन हो जाना फिर और ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर देता है। तो इसीलिए इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है ऐसे मरीजों में। डॉक्टर दुग्गल, आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो रिकवरी है वो और भी जल्दी हो सके? तो जैसे डॉक्टर आयुष ने बोला अभी, तो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से थेरेपी करनी पड़ेगी, मसल्स को चलाते रहना पड़ेगा। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हमारी मसल्स को प्रोटीन चाहिए, तो हाई प्रोटीन डाइट लें, अच्छी डाइट लें जी। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके अलावा इसमें जो है कि वो समझना पड़ेगा कि एक हमें संयम बरतना है। जल्दी इलाज, कुछ मरीज होंगे जो 1-2 महीने में या 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, बट कुछ मरीज है जिनको समय लग सकता है। हर मरीज अलग होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। व्रत जी राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको भरत जी? हाँ, मिल रही है आवाज। जी जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो भरत जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। भरत जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। फोन लाइन के जरिए बातचीत करें और अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, मेरा सवाल है, मेरी कमर दर्द होती है और एड़ी दर्द होती है। कितने समय से ये दिक्कत आ रही है? हाँ जी मैडम, मेरी एक तो एड़ी दर्द होती है, ठीक है, और एक कमर दर्द होती है। कितने समय से ये समस्या चल रही है? दर्द होती है। भरत जी, कितने समय से ये दिक्कत हो रही है और उम्र क्या है आपकी?
चलिए भरत जी के सवाल का जवाब देते हैं। डॉक्टर आयुष, अगर आप जानकारी देना चाहें इस बारे में। जितना बताया गया है उससे मैं एकदम स्पष्ट रूप से तो नहीं बता सकता, लेकिन जितना उन्होंने बताया मुझे ऐसा लगता है कि उम्र के चलते जो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने लगती है उसकी वजह से कई बार नसों में थोड़ा सा प्रभाव आने लगता है, तो वैसा ये दिक्कत लगता है, तो उसके लिए वो अपने आसपास किसी भी विशेषज्ञ से मिलेंगे तो उसका इलाज आराम से हो जाएगा। साथ में कमर की कुछ एक्सरसाइज बताई जाएंगी, वो एक्सरसाइज करने से ये दिक्कत फिजियोथेरेपी की ज़रूरत लगती है क्या? ठीक है भरत जी, उम्मीद है आप ज़रूर नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करेंगे और इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दुग्गल, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो इंजेक्शंस है जो GBS में लगते हैं, कितनी कीमत इनकी होगी, और जो प्लाज्मा एक्सचेंज होता है इसमें कितने पैसे लग जाते हैं? तो ये जो IVIG है ये तो महंगा आता है। आमतौर पे अगर एक नॉर्मल एवरेज बॉडी वेट वाले इंसान को लें तो खैर हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल में तो फ्री आता है। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख रुपए करीब इंजेक्शन के लग जाएंगे। प्लाज्मा एक्सचेंज थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट उसमें फिर एक बड़ी सुई डालनी पड़ती है, तो वो भी एक इशू रहता है। और अगर BP वगैरह में ठीक नहीं है, BP कम है, तो उसकी वजह से हो सकता है कई बार प्लाज्मा एक्सचेंज ना हो पाए। अच्छा। बट प्लाज्मा एक्सचेंज करीब 75,000 से 1 लाख सरकारी हॉस्पिटल में इस रेंज में हो जाता है। वो फिल्टर खरीदना पड़ता है, मशीन वगैरह तो अवेलेबल रहती हैं, तो वो 75,000 से 1 लाख रुपए के करीब में हो जाता है इलाज। डॉक्टर आयुष, प्लाज्मा एक्सचेंज के बारे में भी हमें कुछ और बताइए। क्या ये जो तमाम सुविधाएं हैं ये सरकारी अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध है? साथ ही कितना समय इसमें लग जाता है प्लाज्मा एक्सचेंज करने में? क्या एक दिन काफ़ी होता है इसके लिए? ये आपका पहला सवाल जो था, क्या ये सरकारी सुविधाओं में उपलब्ध है? जी हाँ, दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। जो आपका दूसरा सवाल है कि इसमें कितना वक्त लग जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें भी जैसे सारे इलाज GBS के जो हैं वो इंसान के वज़न के आधार पे तय किए जाते हैं और उसे डिवाइड करके करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक साथ करेंगे उससे थोड़ा नुकसान होने का खतरा रहता है। अच्छा। तो प्लाज्मा एक्सचेंज को भी हम ज़्यादातर 4 से 5 साइकिल में करते हैं और एक दिन छोड़ के करते हैं। ये एक नया शब्द लगेगा जो लोग सुन रहे हैं उन्हें, इसीलिए उनके समझने के लिए, आसान बताने के लिए ये मैं बता सकता हूँ कि सबको पता है कि डायलिसिस करी जाती है जिन लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो जैसे डायलिसिस में शरीर की गंदगी निकाली जाती है क्योंकि वो काम गुर्दे नहीं कर पा रहे, वैसे ही GBS के मरीजों में एक प्रकार की डायलिसिस करी जाती है जिससे कि जो एंटीबॉडी हैं जो शरीर को ही नुकसान पहुंचा रही हैं उन्हें निकाला जा सके। जी। तो इसे एक दिन छोड़ के करते हैं, तो तकरीबन 9 से 10 दिन लगते हैं, क्योंकि आप आज भर्ती होगे, अगले दिन शुरू होगा, फिर एक दिन छोड़ के 5 साइकिल करेंगे। अच्छा। तो 10 दिन लग जाएंगे। ठीक ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। कृष्ण अहीर जी गुजरात से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी। हाँ, मैं गुजरात से कृष्ण अहीर बोल रहा हूँ, जाम खंबाड़िया से। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? कि मेरे भाई को कंपन हो रही है और कमजोरी बहुत है, तो इसके क्या उपाय करें, क्या इलाज कहाँ से हो सकता है? कृष्ण जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया अपना सवाल धीरे धीरे बताएं और स्पष्ट बताएं। मैं गुजरात से जाम खंबाड़िया विंजलपुर से बोल रहा हूँ, कृष्ण अहीर। मेरे भाई को कमजोरी है, ये कंपन है, तो इसमें क्या उपाय करें? कमजोरी कब से कमजोरी है? कमजोरी है 2 महीने से कमजोरी है। अच्छा। तो इससे क्या उपाय करें? ठीक। क्या डॉक्टर पर क्या उम्र हो रही होगी? 50 साल। अच्छा, डॉक्टर दुग्गल बताएं। उनको कंपन भी है कमजोरी के अलावा? जी, कंपन भी बताएं। हाँ। 2 हाथ में कंपन है, एक हाथ में, दोनों हाथ में? ना, दोनों हाथ में कंपन है, वो गर्दन में दर्द रहता है और भाई कमजोरी रहती है, कंपन ना दोनों हाथ में और गर्दन में, चाय नहीं पी सकते। तो चलने में उनको कोई दिक्कत होती है? चलने में कोई दिक्कत है? चलन में कोई दिक्कत नहीं है। चलने में कोई दिक्कत नहीं है। कंपन हर वक्त रहती है, कुछ काम करने पे होती है? नहीं, ये ऐसा ही होते है, काम तो करते हैं, खेती काम, पर कमजोरी बहुत रहती है। नहीं, कंपन जो है वो हाथों में हर वक्त रहती है कि कभी कुछ काम कर रही होती है तो होती है? नहीं, काम करते हैं तो नहीं, और ये रहती है, नहीं करते हैं तो रहती है कमजोरी। देखिए, कंपन है, कमजोरी है, मतलब हो सकता है कुछ पार्किंसन हो, तो इसके लिए भी बेहतर यही रहेगा किसी विशेषज्ञ से मिल लें, वो देख के आपको बेहतर बता पाएंगे।
तो उसका इलाज संभव है। अगर पार्किंसन है तो अभी तो मेरे को जो बोल रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है, बट बिना मरीज़ देखे तो कुछ कहना मुश्किल है, तो बेहतर यही रहेगा कि किसी विशेषज्ञ से मिल लें ये। बिल्कुल, तो कृष्ण जी ज़रूर आप इस सुझाव पर अमल करें और किसी विशेषज्ञ से जल्द संपर्क करें। आगे बढ़ते हैं और जीबीएस के बारे में हमारी बातचीत यहाँ पर जारी है। डॉक्टर आयुष, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया उपचार संभव है और इसके बावजूद हाल ही में हमने जो केसेस सुने हैं उसमें मौत हुई है कई मरीजों की, तो क्या वजह होती है, कब परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो जाती है कि ऐसी नौबत आ जाती है? जीबीएस के मरीज़ों में तकरीबन 25 से 30% मरीज़ों के जीबीएस के लक्षण इतने तीव्र होते हैं कि उसमें सांस उखड़ने लगती है। अच्छा, तो उससे उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिससे उन्हें सांस दी जा सके, जब तक से वो उनकी वापस से सांस लेने वाली जो मांसपेशी है उसकी मजबूती वापस ना आ जाए। तो ऐसे मरीज जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं उन्हें पाया गया है कि 5% जीबीएस के मरीज की इसी वजह से सांस उखड़ने की वजह से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वेंटिलेटर पे डालने के बाद उसके अपने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वेंटिलेटर के साथ एसोसिएटेड फेफड़ों का इन्फेक्शन हो सकता है जिसको निमोनिया कहते हैं, जो बाद में घातक हो सकता है। कई लोगों के इन्फेक्शन इतना ज़्यादा तीव्र हो जाता है कि वेंटिलेटर पे भी उनकी सांस उखड़ती रहती है, उसकी वजह से हृदय पे असर आने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जीबीएस से मृत्यु नहीं हो सकती। आंकड़े ये कहते हैं कि 5 से 10% जीबीएस के मरीजों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उससे आपकी मांसपेशी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि आपको इतनी सारी परेशानियां हो जाती हैं और इवेंचुअली सांस ना लेने की वजह से आपका देहांत हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप समय से अस्पताल पहुंच जाएंगे तो अगर आपको उपचार मिल जाएगा तो इन सब संभावनाओं की होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एंड अगर भगवान ना करे ये प्रॉब्लम आती भी है तो आपको वेंटिलेटर पे डाल के ढंग से इलाज करके ये चीज़ बचाई जा सकती है। जी, तो डॉक्टर दुग्गल, वजह क्या है कि अभी हाल के समय में हमने अधिकतर केस महाराष्ट्र के सुने हैं? क्या देश के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह के केसेस आ रहे हैं? क्या कहता है आपका? देखिए, ऐसा है, जीबीएस के केस आते रहते हैं हमारे हॉस्पिटल में ही, मतलब हफ्ते में 1-2 पेशेंट हमारे डिपार्टमेंट में ही आ जाते हैं। मेरे ख्याल से एम्स में भी ऐसे ही ज़्यादा ही आ जाते होंगे। पर हर बार साल भर नहीं, मतलब हाँ, साल भर ऑलमोस्ट। हर साल, पूरे साल में आते रहते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग। बट ये होता है, जैसे डॉक्टर आयुष ने पहले बताया था, सीजनल वेरिएशन होती है। तो कुछ कभी कभी मौसम के टाइम हिसाब से कभी कभी वो नंबर बढ़ जाता है। तो शायद पुणे में भी वही, महाराष्ट्र में जो है वही हुआ है, वो अचानक से नंबर बढ़ गया। वो शायद वही कुछ पानी साफ ना होने की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। पर आमतौर पे ये पूरा साल आते रहते हैं, थोड़े बहुत केस कभी कभी बढ़ जाते हैं। तो वो एक दिक्कत की बात है और उसके लिए हमें सफाई वगैरह रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र में ऐसा केस आने की वजह से खबरों में ये चीज़ ज़्यादा आ गई है, तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई नई बीमारी आ गई है। ऐसा लगातार होता रहता है, जैसे कि डॉक्टर हमें यहाँ पे बता रहे, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। राजेंद्र सिंह जी राजस्थान से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए राजेंद्र जी, बातचीत में देरी होगी। हेलो राजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, देरी होगी बातचीत में, फोन लाइन के जरिए बात करें। जी बताइए। राजेंद्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें। चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे दर्शकों से लगातार हमारी यही गुजारिश रहती है कि जब भी टोल फ्री नंबर के जरिए हमें कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद रखें, इससे बातचीत में रुकावट आती है, और सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डॉक्टर आयुष बताएं हमें, जीबीएस से अगर कोई जो मरीज़ है वो ग्रसित है तो उससे और उसके परिवार वालों को किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि डॉक्टर दुग्गल ने बताया कि खान पान की भी इसमें भूमिका रहती है। जी, तो जैसे कि पहले हम ये बात कर चुके हैं कि अगर किसी को जीबीएस है तो उसमें उसके आसपास वाले लोग, परिवार वाले, दोस्त वालों का खासा एक रोल हो जाता है, क्योंकि उस मरीज़ की देखभाल वो खुद नहीं कर सकता, तो उसके जो पास वाले हैं उन्हीं को करनी पड़ती है। तो सफाई एक बहुत अहम वो हो जाती है। हर 2 घंटे में मरीज़ को करवट दिलाना बहुत
अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो उससे बेड सोर या प्रेशर सोर बन सकता है। जिस समय मरीज को खाना खिलाएं तो उसको बैठा के खिलाएं, लेटा के नहीं खिलाएं। एक ये आम टेंडेंसी होती है कि कोई लेटा हुआ है तो लेटे लेटे कुछ खिला दिया या पिला दिया, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो आपने खिलाया है या पिलाया है वो सांस के रास्ते जाने का एक खतरा बन जाता है, और अगर सांस के रास्ते जाएगा तो निमोनिया कर सकता है जी। साथ में एक चीज और है कि अगर मरीज खुद से खाना खाने योग्य नहीं है, गटकने योग्य नहीं है, क्योंकि जैसे सांस उखड़ सकती है वैसे ही जो खाना खाने वाला जो हमारा समीकरण होता है वो भी कमजोर हो सकता है। तो ऐसे में हम एक नाक से नली डाल देते हैं, जिसे हम राइल्स ट्यूब कहते हैं। अच्छा। और उससे मरीज को शुरुआत में फीडिंग करते हैं, और जैसे जैसे मरीज बेहतर होने लगता है तो उसे हटा देते हैं। इस बीमारी में यूजुअली पेशाब करने की क्षमता पे असर नहीं आता, तो ये भी एक ध्यान रखना होता है कि बिस्तर पे हम बोलते हैं एक आप पैन ले आइए, उसमें मरीज से पेशाब करा ले और उसे बाहर फेंक दें। अगर वो नहीं करा जा सकता तो कुछ समय के लिए कैथेटर डाल देते हैं। तो इसीलिए ये जो केयर है कि कोई और ऊपर से इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके खासा ध्यान देना ये परिवार वालों के ऊपर हो जाता है। बिल्कुल। तो जी हाँ, तो विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है अगर कोई मरीज GBS से ग्रसित है तो, और इस दौरान किस तरह की एहतियात बरतने हैं ये भी आपने जाना। बातचीत हमारी इसी तरह से जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देख रहे हैं आप कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं अंकित शर्मा जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। अंकित जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो अंकित जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो हेलो जी अंकित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, मेरे पिताजी हैं, उनकी उम्र है कोई 60 साल। ठीक है। और उनके जो सिद्धा कोटा है उसमें दर्द है पिछले 2 महीने से जी। और सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें हो रही है बैठने में। बैठते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कहाँ दर्द कहाँ पर है? बैठने में कैसी दिक्कत हो रही है? हाँ मैम, बैठते हुए दर्द होता है बहुत ज्यादा। अच्छा। और चलते हुए थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं हल्का सा, इस वजह से ही। ठीक है, ये समस्या कितने समय से हो रही है? मैडम 2 महीने हो गए। अच्छा, डॉक्टर आयुष कुछ और पूछना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बस ये बताना चाहूँगा अंकित जी कि ये रीढ़ की हड्डी या कूल्हे की परेशानी लग रही है, तो इसके लिए आप अपने पास में विशेषज्ञ को दिखाएं। उसका क्या वजह है वो देखना पड़ेगा, और जो वजह होगी फिर उसका निवारण किया जाएगा। ये GBS के संकेत नहीं है, ऐसा लगता है उन्हें कूल्हे की या रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की दिक्कत लग रही है, तो उसका क्या वजह है वो देखना पड़ेगा और वजह का फिर इलाज करना पड़ेगा। बिल्कुल अंकित जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। और डॉक्टर दुग्गल, हम बात कर रहे थे जो GBS के मरीज है उनकी देख रेख की, तो ऐसे में उन्हें खान पान में, खाने पीने में कौन सी चीज़ें देनी चाहिए? तो जैसे डॉक्टर आयुष ने बोला था कि इन्हीं हो सकता है शुरुआत में राइल्स ट्यूब डालनी पड़े, या खाना वो ठीक से नहीं ले पा रहे हो, तो उसमें ज़रूरी है कि अच्छा न्यूट्रिशन, जितनी हमारे को कैलोरीज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो हमें मिले। तो उसके लिए उनको अच्छा खाना, जैसे दाल का पानी, चने का पानी जो होता है, अंडा फेंट के दे सकते हैं। ऐसी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, क्योंकि जब मसल्स और नर्व्स हमारी रिकवर कर रही हैं तो उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उनको हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ेगी, उससे रिकवरी में आसानी रहती है। तो उस अच्छा साफ़ सुथरा पौष्टिक खाना बहुत ज़रूरी है। जब मरीज अपने आप खाने लगे तब पूरा सॉलिड डाइट जैसे वो लेते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन तब जब तक राइल्स ट्यूब डली हुई है तो शायद सूप वगैरह हो गया,
अगर नॉनवेज लेते हैं तो चिकन सूप वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो दाल का सूप बना के दे सकते हैं। इस तरह की हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं। बिल्कुल। और बातचीत के क्रम में बताया डॉक्टर आयुष कि जो कोविड-19 है, जिका वायरस है, इसका भी एक कोरिलेशन है। तो अगर आप जैसे कि बता रहे हैं कि लगातार केसेस तो आते ही रहे हैं जीबीएस के, तो अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो कोविड-19 के टाइम पे ये बढ़ा जीबीएस के केसेस या घटा, क्या हुआ? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जब जीका वायरस हुआ था तब ये ग्राफ जब देखा गया था, मेनली ये ब्राज़ील में हुआ था, तो वहाँ पाया गया था कि जीबीएस के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े थे उस समय। कोविड-19 के टाइम पे हमने एक स्टडी भी करी थी, तो हमें मिला कि कोविड के केसेस बढ़े नहीं, कोविड से जीबीएस हुआ, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल नंबर है, जैसे डॉक्टर आशीष बात कर रहे थे कि हफ्ते में 1-2 आते हैं, उतने ही रहे, बढ़े नहीं। तो हमें समझ में आया कि कोविड-19 में सब लोग को सोशल डिस्टेंसिंग सिखा दी गई थी कि थोड़ा सा सबसे दूर रहें, एक मास्क पहन के रहें, हाथ साफ करें, अगर कुछ भी छुएं तो तुरंत सैनिटाइजर से साफ करें। तो उसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन होते थे, जिससे जैसे कि सांस का इन्फेक्शन या हमारे खाने की नली का इन्फेक्शन, जो कि पाया गया है कि 70% टाइम या सांस या खाने की नली के इन्फेक्शन की वजह से जीबीएस ट्रिगर हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन ही नहीं हुए, ये इन्फेक्शन नहीं हुए तो जीबीएस ट्रिगर नहीं हुआ जी। तो एक ये बहुत सीधा सा उपाय है जीबीएस से बचने का कि खुद को साफ रखें, अपने आसपास की जगहों को साफ रखें, उससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो जीबीएस होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। बिल्कुल, तो संक्रमण ना हो इसका ध्यान रखना है हमें यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। अमित जी पटना बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका अमित जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ हेलो जी अमित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैम ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी मायोपैथिक के बारे में जानना चाह रहे थे, इसका कोई ट्रीटमेंट या? ठीक है डॉक्टर दुग्गल, अगर आप समझ पा रहे हो। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है ये देखना पड़ता है कौन सी तरह की है, क्योंकि बहुत तरह की मस्कुलर डिस्ट्रोफी हैं। कुछ में अब ट्रीटमेंट बताया गया था, पीजीआई में चेकअप हुआ था मेरा। हैं जी? अच्छा अमित जी, आपकी उम्र क्या होगी? टाइप नहीं पता है। 34। अच्छा ठीक। तो आमतौर पे ये जेनेटिक बीमारियां हैं, इसमें से कुछ हैं, अगर मतलब कौन सी तरह की है वो जेनेटिक टेस्ट अगर हुआ है और उसका नाम पता है तो कुछ बीमारियों का आजकल इलाज संभव है, परंतु बहुत महंगा है, हिंदुस्तान में अभी नहीं मिल रहा है। आमतौर पे ये जेनेटिक बीमारियां हैं, इसके लिए मेनली आपको थेरेपी और रिहेबिलिटेशन जिसको हम बोलते हैं, फिजियोथेरेपी, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए थेरेपी ही कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी दवाइयाँ तो फ़िलहाल उपलब्ध नहीं हैं भारत देश में जिनसे हम आपको कहें कि ये ठीक हो सकती हैं। जी अमित जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और डॉक्टर दुग्गल, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि डॉक्टर आयुष अभी हमें बता रहे थे कि कोविड के समय जीबीएस के केसेस में कमी देखी गई, क्योंकि उस समय हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, लगातार सैनिटाइज कर रहे थे अपने हाथों को। लेकिन सच्चाई यही है आज के तारीख की कि अब ये सब कुछ हम छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में इस वक्त आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सफाई रखना, स्वच्छता रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी। हमारी सरकार भी हमेशा यही कह रही है कि स्वच्छता पखवाड़ा होता है और हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, परंतु हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद वो नहीं कर पा रहे, जैसे आपने अभी बोला। तो वो ज़रूरी है कि हम सब अपने आप को बदलें, अपने घर को साफ़ रखें, अपने मोहल्ले को साफ़ रखें। हम सब मिलके साफ़ रखेंगे तो देश साफ़ होगा और ये सब बीमारियां कम हो जाएंगी। जैसे ये जो था, जो महाराष्ट्र में ये बड़ा है नंबर केसेस का, वो भी इस शायद कारण यही था कि वो जो पानी का वो था उसको स्वच्छ नहीं रखा गया और उसकी वजह से ये हुआ। तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी अपनी अपनी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इसको पूरा करें और स्वच्छ रहें ताकि हम स्वस्थ रहें। बिल्कुल। ऐसे ही डॉक्टर आयुष, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे ताकि इस तरह की जो बीमारी हो, इसकी रोकथाम हो। बेहतर है, लोग नहीं जानते हैं, इसका नाम ज़्यादा ना सुना है तो ना सुने, क्योंकि इस तरह के मामले ही कम से कम हो। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि
आने वाले कुछ महीनों में इस बीमारी के बारे में फिर आम जनता सब भूल जाए और केवल न्यूरोलॉजिस्ट ही जानकारी रखें, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ये बीमारी फिर बहुत कम हो गई है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग को नहीं सुनना पड़ रहा है। और जैसा कि डॉक्टर आशीष ने बोला, बहुत ज़रूरी है कि हम खुद साफ़ रहें और अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रखें। मैं जानता हूं और ये मानता हूं कि मास्क पहनना वापस से आसान नहीं है, लेकिन अपना हाथ धोना, कुछ भी करने के बाद, कुछ भी छूने के बाद साबुन से हाथ धो लेना। और अगर आप घर से बाहर हैं, कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, तो अपने बैग में एक छोटा सा सैनिटाइज़र का बोतल तो रखा जा सकता है कि आप कुछ भी खाएं, कोई भी पकवान खाएं, उससे पहले अपना हाथ साफ़ कर लें। तो ऑटोमेटिकली ऐसा आप पाएंगे कि आप ज़्यादा स्वस्थ हैं, आपको बीमारियां कम होने लग गई। तो GBS होना तो बहुत दूर की बात है, आपको जो रोज़ाना में पेट खराब हो जाता है या खांसी जुकाम होता है वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अहम जानकारियां आप दोनों ने हमें दी है और हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत जागरूक हुए होंगे आज का ये कार्यक्रम देख के। तो डॉक्टर आशीष दुग्गल, डॉक्टर आयुष अग्रवाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए। तो जाना आज आपने विस्तार से GBS के बारे में। उम्मीद है कि आप इस जानकारी का लाभ ज़रूर उठाएंगे और अपनी जो खान पान की आदतें हो या रहन सहन की आदतें हो उसमें तब्दीली लाएंगे, स्वच्छता का खास तौर पर ध्यान रखेंगे ताकि ये जो GBS जैसी जो बीमारियां हैं, जो संक्रमण है, इनसे आप बचे रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप अपने जीवन में ज़रूर उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में अपने सवाल आप भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ईमेल ID है swasthkisanlive2024@gmail.com। इसके साथ स्वस्थ किसान के आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।